नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि डुमरी विधायक जयराम महतो अब कोयला मजदूरों के अधिकारों के लिए नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ का गठन किया है। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाना है। आने वाले समय में यह संगठन राज्य के सभी जिलों में जाकर सदस्यता अभियान चलाएगा और निर्धारित अवधि में इसका विस्तार पूरा किया जाएगा। वहीं जयराम महतो ने सूर्य नारायण हंसदा प्रकरण पर कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार की तलाश में थी। उसी दौरान हंसदा को टिकट दिया गया क्योंकि वे पूर्व में बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी को उनकी नक्सली पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी। जयराम ने यह भी कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री और देश में आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद आदिवासी समाज पूरी तरह नक्सलवाद से बाहर नहीं आ सकता है। कि कोयलांचल के क्षेत्र से भौगोलिक सीमाओं से हम लोगों ने उस अध्ययन को आरंभ किया और वो पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हों, खनन के क्षेत्र हों, और वहाँ से मजदूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मजदूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मजदूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं और मजदूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, चूँकि वो अभी अब किसी न किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मजदूर दलों के सहारे, मजदूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये ज़रूरत हुई और ये ज़रूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ, एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण किया है। उसके लिए एक टीम तैयार किया गया है, उसमें सदस्य नामित किए गए हैं, उन्हें एक समय अवधि दिया गया है। उस समय अवधि में पूरे राज्य में जाकर वह विधिवत रूप से मजदूर संगठन में जाकर लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूँकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, जो कि काफ़ी कम दिनों का ये चुनाव था। कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। तो अगर बायदो ठीक वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इससे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अगर आप यूनियन, एक पंजीकृत यूनियन के माध्यम से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा, वहाँ आपको बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी आप ठीक है, कोई घटना हुआ, आप धरने पर बैठे, 6 घंटा बाद वार्ता हुई, आपको निष्कर्ष मिला, परिणाम भी मिला, लेकिन अगर आप एक लंबे समय, दीर्घकालिक रूप में अगर मजदूरों की समस्याओं का निदान देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। तो ये जो इंटेंशन है BKMS के फॉर्म करने का और उसके इफेक्ट्स जो आने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि पहले से बहुत सारी मजदूर संगठन है इस राज्य में, बट कहीं ना कहीं एक स्टार्ट तो वो लोग करते हैं अपने मोटिव के साथ, बट वो मोटिव धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर्सनल बेनिफिट, कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट में कन्वर्ट होता जाता है, जिसकी वजह से कुछ मजदूरों को, या फिर मैं सिर्फ मजदूरों को क्यों कहूँगा, कुछ ऐसे लोग जो उपेक्षित हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता होगा, बट वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है।
कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उसमें अपने नोन या फिर अपने क्लोज ऐसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, बाकी को नहीं पहुंचा पाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक निचले तबके या फिर उस सोसाइटी का नहीं। आप यहाँ सोचिए कि अगर बिजनेस की बात करें झारखंड के अंदर, जो दूसरी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो झारखंड में आके काम नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे अगर करप्शन की बात करें, यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की बात करें, वो मिलता नहीं है। तो जैसे हम लोग पहले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से बढ़कर फिर JLK में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुए, अब हमारे विधायक या हमारा एक प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर है, तो हम लोग पॉलिसी लेवल इम्प्रूवमेंट में काफ़ी बिलीव करते हैं। तो इस संगठन का भी इंटेंशन ये है कि हम पॉलिसी लेवल में वो चीज़ें चेंज करवाएं, न कि केस टू केस बेसिस। किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम लोग उसको मुआवजा दिलाने का काम, तो ये तो बिना संगठन के भी कर रहे थे। लेकिन संगठन से आपको एक शक्ति मिलती है, और उस शक्ति का उपयोग ये है कि हम पॉलिसी लेवल चेंज करवा पाएँ। जिसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, केरला राज्य में आप देखिए वहाँ का लेबर यूनियन कितना स्ट्रांग है। मिनिमम वेज वहाँ पे फिक्स है, उस मिनिमम से आप कम किसी को दे नहीं सकते। अगर किसी को कम दिया गया या किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो गई, तो उसको भी प्रॉपर लेवल पे टेकअप किया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ चाहते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर घटना दुर्घटना के लिए सड़क पे उतरना पड़े, हर घटना दुर्घटना के लिए हमें हड़ताल करना पड़े। अगर हम पॉलिसी लेवल चेंज करा पाएँ, अगर किसी का हाथ कट गया उसको एक मुआवजा मिल जाए, उसके परिवार के किसी को एक नियोजन मिल जाए, ये पॉलिसी में आना चाहिए। हर बार हर घटना में हमें आमने सामने टेबल पे बैठ के बात करना पड़ता है, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, किसके परिवार में कितने आश्रित हैं। तो ये एक पॉलिसी बन जानी चाहिए कि अगर आपके घर में 2 आश्रित है, आपके छोटे बच्चे हैं, अगर कोई काम करने लायक है या कोई क्वालिफाइड है, तो आप उसको काम दे दीजिए और उसको कुछ कॉम्पेंसेशन दे दीजिए ताकि उसका काम चल जाए। तो इसको पॉलिसी लेवल पे लाने के लिए इस संगठन को बनाया गया है, और धीरे धीरे संगठन का विस्तार किया जा रहा है। अभी केंद्रीय कमेटी बनी है, फिर जिला कमेटी बनेगी, और इस तरह के प्रखंड और अलग अलग इस तरह कमेटीज बनेगी। आपके भी जो पिछले ताल्लुकात रहे हैं वो फॉरेन में, जहाँ तक कि हमें पता है कि आपने फॉरेन में भी काम किया है और आपके जो सहयोगी हैं इन्होंने भी फॉरेन में काम किया, तो वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में क्या कुछ चेंजेस आपको लगता है कि होना चाहिए एज कंपैरेटिवली अगर देखा जाए? तो मैं अपना एक्सपीरियंस वैसे बता देता हूँ कि जैसे मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये मेरा कोर एक्सपर्टीज़ है, और मेरा मास्टर्स डिग्री इंपीरियल कॉलेज लंदन से है। तो मैं लंदन का एग्जांपल बताता हूँ आपको। वहाँ पे एक मिनिमम वेज होता है 8 पाउंड्स पर आवर का, मतलब 800 रुपये पर घंटे, एवरी आवर 8 पाउंड का है। मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे कई बार मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती थी। वैसे मेरे पास फुल स्कॉलरशिप था, बट कभी ज़रूरत पड़ गई तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे आपने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, और उस हर घंटे का 8 पाउंड के हिसाब से मुझे 10 घंटे का 80 पाउंड्स बड़े क्लियरली मिल जाता था। अब आप ये समझिए कि अगर मुझे कमिट किया गया, या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कहती है कि आपको हर घंटे का 8 पाउंड मिलेगा, बट जिन्होंने आपको अपॉइंट किया वो आपको 5 पाउंड दे रहे हैं, 3 नहीं दे रहे हैं, तो ये तो आपके साथ ज़्यादती हुई, तो ये तो पॉलिसी का भी उल्लंघन है। तो ये हमने वहाँ सीखा है। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस मैं मॉरिशस का बताता हूँ, जहाँ मैं भारत सरकार की तरफ से डेपुटेशन पे था। वहाँ लाइट रेल प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट था। अब वहाँ पे जो भी लेबर्स वहाँ काम कर रहे थे, तो मैं जिस पॉलिसी की बात कर रहा था, मैं वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो भी मजदूर काम कर रहा है उसका एक इंश्योरेंस है। उसके चोट लगने का इंश्योरेंस है, किसी के मरने का इंश्योरेंस है, मरने के बाद उनकी बॉडी अगर ट्रांसपोर्ट करना है उसका इंश्योरेंस है, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बनी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको सारे लॉज बने हुए हैं जिससे उसको बेनिफिट मिलता है। तो मुझे उस मजदूरी से पहले पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, तो मेरे परिवार को क्या मिलने वाला है। उनके परिवार को उनकी लाश को लेकर सड़क पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि आपने पॉलिसी वैसी बनाई है। तो हम लोग बस इसी अपने जो लर्निंग है हमारी अलग राज्यों में, जैसे मैंने केरला का एग्जांपल बताया, वेस्ट बंगाल एक एग्जांपल है, जैसे मैंने यूके का, मॉरिशस का बताया, इन एग्जांपल्स को लेके हम लोग यहाँ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं जो बाकी सारे मजदूर संगठनों से अलग होकर काम करेगी। कि आज जो हमारा ये सर्किट हाउस पे जो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, क्योंकि JLKM पार्टी हमारी जो चल रही है उसमें हम लोगों ने एक मजदूर यूनियन का गठन किया है जिसका नाम BKMS है, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ, ताकि हम लोग जो झारखंड में जितने भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो मजदूर हैं, उनके भी हक की लड़ाई लड़ सकें। इसीलिए आज हमारा जो हमारा मजदूर यूनियन का जो गठन था उसकी आज हमारी एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे सर्किट हाउस पे। किन बातों पर चर्चा की गई, क्या कुछ होना है? देखिए, अभी चर्चा तो नहीं किया गया। इनफैक्ट ये ऑफिशियली हम लोगों ने मीडिया बंधुओं के पास ये बात रखा है कि हम लोग अब मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने एक यूनियन का गठन किया है,
और जितना भी हम अभी यूनियन के लिए, मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, इसी यूनियन के माध्यम से लड़ेंगे जिसका नाम बीकेएमएस है। अभी चूंकि हम लोग इसका बीकेएमएस का हम लोगों ने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके बाद हम लोग इसमें प्रदेश कमेटी का गठन करेंगे, जिला कमेटी का गठन करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटी छोटी इकाइयों में इसका गठन करेंगे, फिर हम लोग इस पर अपना काम करना शुरू करेंगे। क्या लगता है गठन तो अब हो गया है, तो किन बिंदुओं पर सबसे पहले काम होने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारी बिंदुएं हैं, बिंदुएं तो अभी एंडलेस है, उसको मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो झारखंड की जो मेन प्रॉब्लम है, जो मूलभूत प्रॉब्लम है, जो कि झारखंड एक इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ एक माइनिंग हब भी है। तो यहाँ पे जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, माइनिंग होता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो विस्थापित लोग वैसे ही विस्थापित रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास अभी आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ पे जो मतलब लड़के जो है वो जो मतलब किसी इंडस्ट्री में, माइनिंग में अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग के पास जो समस्या आती है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं पर उनको पे स्लिप तो दिया जाता है 20,000 का, बट उनको सैलरी दिया जा रहा है 12,000 का। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि उसको एक जो स्टैंडर्ड पे स्केल है वो मिलना चाहिए, विस्थापितों को मतलब प्रॉपर नियोजन मिलना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास समस्याएं आती जाएंगी, उसका हम लोग मजबूती से उसको भी उसका काम करते जाएंगे हम लोग बीकेएमएस के माध्यम से। झारखंड में देखा जाता है कि माइग्रेशन एक अहम मुद्दा है, फिर चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर रोजगार के लिए, तो इसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इनफैक्ट मैंने चूंकि कहा था कि झारखंड में विस्थापन का मामला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइनिंग और इसके कारण क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के कारण। तो इनफैक्ट ये हो रहा है कि देखिए, कोई भी जब इंडस्ट्री लगती है या तो कहीं पे भी माइनिंग एरिया होता है, तो उसमें कम से कम 75% जो झारखंड के लोग हैं उनको मतलब आरक्षण देना चाहिए था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको इंजीनियर ही बनाओ, उनको सीनियर इंजीनियर ही बनाओ, पर उनके मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी उनकी नौकरी मिलती है उसको देना चाहिए था। बट वो उनको नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को छीना जा रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के दौरान उनके रिलेटिव को वो काम में रखते हैं, जिसके कारण हमारा जो अधिकार है, जो झारखंडियों का एक्चुअल में अधिकार होता है, जमीन देने के बाद भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। और मजबूरन लोगों को क्या करना, बाहर जाने पड़ रहा है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पे पड़ रहा है। और चूंकि बात आपने शिक्षा की है, तो मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जो शिक्षा का स्तर है झारखंड में बहुत ही निचला है। अगर पूरे इंडिया में बात करें तो हमारा जो झारखंड है ना, और मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है एजुकेशन पे। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें मतलब यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे झारखंड में ऐसा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी NFIR जो रैंकिंग होती है उसके नंबर 1 है। ये तो हमारा है कि कुछ दिन मतलब 2015 में हम लोग का ISM के रूप में एक IIT मिला, मतलब यहाँ पे IIT भी नहीं था। और अभी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड खुला है। पर ये 2-4 यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दें तो जो सारे यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का स्तर है, मुझे लगता है वो मतलब अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं होने के कारण हम लोग उस रैंकिंग को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान की सरकार, इनको भी एजुकेशन पे काम करना चाहिए। और मतलब जो लड़के जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको मतलब झारखंड में ही एक बेहतर शिक्षा अगर हम लोग प्रोवाइड करें, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बेहतर मेडिकल कॉलेज हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाएगा और ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा।